reason that it is in complete contradiction to. नमस्कार साथियों, आज हम डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, यह एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुका है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी हमसे हमारा डाटा कलेक्ट, स्टोर एंड प्रोसेस करने के लिए उसको हमसे कंसेंटेंट लेना पड़ेगा, बाद ही कोई भी प्राइवेट कंपनी हमसे हमारा डाटा कलेक्ट कर सकती है। साथियों, अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो लगभग 194 में से 137 कंट्रीज हमारी पूरे वर्ल्ड की में ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ लागू हो चुका है। साथियों, यह बिल 7 अगस्त 2023 को लोकसभा से पास कर दिया गया है और 9 अगस्त को यह बिल राज्यसभा से पास होने के बाद और 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी इसे अप्रूवल मिल चुका है। साथियों, इस बिल से क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या इसके फायदे हैं, क्या भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाने में यह कितना योगदान रखता है, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानते हैं। आपको 5 प्रिंसिपल के बेसिस पर ये पूरा बिल समझाऊंगा कि ये बिल क्या है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज लेजिलिटी, मतलब विधि मान्यता। साथियों, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब हम किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें केवाईसी करनी होती है। तो हमसे हमारा जो बैंक होता है वो केवाईसी के लिए हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारा फोटो मांगता है। साथियों, यही हमारा एक पर्सनल डाटा होता है। अब ये बिल आने के बाद कोई भी बैंक अगर हमारा अकाउंट खोलने के लिए हमसे कोई भी पर्सनल डाटा कलेक्ट करने के लिए उसको हमें एक इनफॉर्मल ईमेल डालना पड़ेगा और उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा कि वे हमसे हमारा पर्सनल डाटा किस लिए मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, उसका वो क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। कोई भी सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक की मेटा कंपनी या कोई भी व्हाट्सएप या कोई भी अदर वेबसाइट को अगर हम अपना पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमसे कलेक्ट करती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एनीथिंग, कुछ भी हो, अगर उन्हें हमारा पर्सनल डाटा कलेक्ट करना होगा तो उसके लिए हमारा कंसेंटेंट चाहिएगा। और अगर कोई बालक है, कोई नाबालिग है, मान लीजिए कि कोई 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके पेरेंट्स कंडीशंस होंगी, वो उसके फादर फिल करेंगे, तब तक वो बच्चा बालिग नहीं हो जाता। तो अब हम इसके सेकंड प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज लिमिटेशन एंड मिनिमाइजेशन। साथियों, क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्डर करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या मीशो से या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके थ्रू हम ऑर्डर करते हैं, कि वो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये हमसे हमारा पर्सनल डाटा मांगते हैं। हमारे पर्सनल डाटा में ये हमसे कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी बोलती हैं। तो साथियों, इस बिल के पास होने के बाद ऐसा कोई भी डाटा हमें नहीं देना पड़ेगा कोई भी ऑर्डर करने के लिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये डाटा चोरी हो गया या कोई भी फ्रॉड कॉल, कोई भी आ गया, आपका सर पार्सल है, आपका सर ये है, कोई भी हमसे फ्रॉड कॉल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है और जिससे कि फ्रॉड होने के या स्कैम होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो दूसरे प्रिंसिपल में यही था। अब हम तीसरे प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल एंड सेफगार्ड। साथियों, क्या होता है, जब भी हम किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो ये प्रोसेस मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किसी भी बैंक को हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमसे कंसल्टेंट साइन करवाना पड़ेगा। अगर हम नाबालिग है तो हमारे पेरेंट्स उसको कंसल्टेंट साइन करेंगे। तो साथियों, जब हम किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोल तो लेते हैं, लेकिन तब हम उसे डीएक्टिवेट करेंगे तो हमारा डाटा तो बैंक के पास है, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बैंक के पास है। तो जब हम अपना कोई भी अपना अकाउंट वहां से डीएक्टिवेट करेंगे तो बैंक को हमारा डाटा जो भी है वो डिलीट करना पड़ेगा, वो खत्म करना पड़ेगा। तीसरे प्रिंसिपल में यही था। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ प्रिंसिपल की, विच इज एक्यूरेसी। आपके पास एक फोन है और आपने किसी रीसेल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया जिसमें आपने कंसल्टेंट फिल किया और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट को दे दी कि मेरा ये फोन है, मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मेरा ये एड्रेस है, ये मेरे सब चीज आपने दे दिया। देन उसके बाद आपका फोन जो है सेल हो गया। लेकिन जो ये रीसेल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके पास ये डाटा कभी भी स्टोर रहता है, ये आपके डाटा को कभी भी किसी को भी यूज करा सकते हैं। तो या तो उन्हें आप कंसल्टेंट तो आपने दे दिया, या तो आप कंसल्टेंट उनसे वापस लीजिए। अगर आप उससे वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद भी जो ये रीसेल प्लेटफॉर्म है इनको आपका डाटा इरेज करना पड़ेगा, या फिर वो अपडेट करेंगे कि आपका फोन सेल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो जो भी है, या तो ये अपडेट करेंगे उस चीज को, नहीं करेंगे तो आपका वहां से डाटा जो है इरेज करना पड़ेगा। अगर आपका फोन सेल हो गया उसके बाद अगर उसमें कुछ भी फ्रॉड होता है या उसमें कोई भी किसी भी चीज में उसका मतलब हाथ पाया जाता है, जैसे मर्डर वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें अगर कुछ भी हो जाता है तो अगर आपको उसमें फोन पाया गया और आपने वहां से वो सेल कर रखा है और अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म पे वहां पे सेल अपलोड नहीं किया कि ये फोन यानी कि ये फोन जो है सेल हो चुका है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी वहां पर अप्रूव नहीं किया है तो उसमें आपके फंसने के चांस ज्यादा होंगे। तो इस बिल से क्या होगा, जो भी रीसेल प्लेटफॉर्म या तो वो टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा और अपना जितना भी डाटा है वो सब इरेज करना पड़ेगा जब आपका फोन सेल हो जाएगा, जिससे कि बेचने के बाद जो अननेसेसरी फ्रॉड कॉल आते हैं वो भी ना आए। Let's now move on the fifth principle, which is accountability. इसे समझने के लिए साथियों
एक एग्जांपल के तौर पर समझिए कि जो ये टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर हमसे हमारा कॉलिंग डाटा को यूज कर कर हमसे कंसल्टेंट लेते हैं, जिससे कि ये हमारा बिल जो आएगा मंथली वो हमारे ईमेल पे या हमारे फोन नंबर पर भेज सकें। तो साथियों क्या होता है कि ये कंपनी किसी अदर कंपनी से यानी किसी डाटा सर्विस प्रोवाइड कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और हमारा ये डाटा उस कंपनी को भेजकर हमारा जो भी बिल आता है हम ये प्रोसेस जो है खुद करते हैं, ये डाटा सर्विस कंपनी करती है। ये वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करते हैं, लेकिन हमने कंसल्टेंट दिया है सिर्फ टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर को, ना कि इस डाटा सर्विस प्रोवाइडर को। तो ये जो डाटा सर्विस है ये हमारा डाटा कहीं भी शेयर कर सकती है, क्योंकि हमारा इससे कोई कंसल्टेंट साइन नहीं है। ये बिल्कुल सेफ रहेगी। हमारे पास जितनी भी फ्रॉड कॉल आती है या हमारे साथ जितने भी स्कैम होते हैं, जो हमारा डाटा जो भेजता है ये डाटा सर्विस प्रोवाइडर भेजते हैं, ना कि जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है जिसने हमने कंसल्टेंट दिया हुआ है। ये कभी भी हमारे साथ फ्रॉड कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनसे कंसल्टेंट दिया हुआ है। और अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो हम कुछ भी एप्लीकेशन लगाकर इन पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो ये बिल है साथियों, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, इसके आने के बाद ये टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमारा डाटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि ये किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। अगर इन्होंने किसी भी डाटा सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो इनके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। यह इस बिल में साफ लिखा हुआ है। और साथियों ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।